नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं राजश्री आपके साथ। देश के राजनीतिक दलों ने 2024 के आम चुनाव की तैयारियां अभी से तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी हर एक लोकसभा सीट में पिछले आम चुनाव के दौरान मिली जीत या हार का गहराई से विश्लेषण कर चुकी है और अब आगामी चुनाव में जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस चुनावी विश्लेषण और रणनीति तय करने के बजाय भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और अपने लिए अध्यक्ष ढूंढ रही है। दरअसल लगातार जनाधार खोती कांग्रेस की पहली जरूरत अपना वोट बेस बढ़ाने की ही है। तो यूपीए में शामिल एनसीपी, शिवसेना और डीएमके का मानना है कि बगैर कांग्रेस विपक्षी एकता एक सपना है। वहीं कांग्रेस को कमजोर पड़ता देख उसकी जगह लेने के लिए दूसरी सियासी पार्टियां पूरी ताकत लगा चुकी हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में ओम प्रकाश चौटाला की भारतीय राष्ट्रीय लोकदल की रैली को विपक्षी एकता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। तो केसीआर की ये घोषणा कि वो राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, उसको भी उनका एक महत्वाकांक्षी सपना माना जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए लालू यादव के साथ सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कुछ दलों ने कांग्रेस से दूरी बना रखी है। इनमें दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी है, जो गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव कांग्रेस को बेदखल करके अपने आप को स्थापित करने में जुटी हुई है। ममता बनर्जी की दुविधा भी विपक्षी एकता में आड़े आ रही है। वहीं कुछ राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी दोनों से परहेज कर रहे हैं। इनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी हैं। तो कुछ दल एनडीए से अलग होते हुए भी मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और बीजेपी के साथ हैं। इन हालात में विपक्षी एकता की बात एक सपने की तरह नजर आ रही है, या इसे हकीकत में बदलने की कोई उम्मीद है? इसी पर आज हमारा विशेष। हरियाणा के इनलो की रैली में एनसीपी के शरद पवार, जेडीयू नेता नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और डीएमके की कनिमोई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और सीपीआईएम के सीताराम येचुरी समेत कई कद्दावर विपक्षी नेता शामिल हुए। लेकिन सवाल ये भी है, विपक्षी एकता का चेहरा कौन होगा? इस दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का अपना गणित भी है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी का लंबे वक्त तक साथ निभाने के बावजूद विपक्षी दलों को उनसे बहुत गुरेज नहीं है। यही नीतीश की राजनीति की विशेषता भी है और शायद इसी से बीजेपी डर भी रही है और शायद इसी वजह से अमित शाह को बिहार की रैली में लालू यादव को चेताना पड़ा कि नीतीश कुमार से आप बच कर रहिए। हालांकि नीतीश कई बार दोहरा चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री कतई नहीं बनना चाहते, लेकिन उनकी सियासी हसरतें परवाज भरती दिखाई पड़ रही हैं। उनकी रणनीति कांग्रेस के साथ गैर कांग्रेसी विपक्ष और मुद्दों पर बीजेपी के साथ खड़े होने वाले राजनीतिक दलों को भी साथ लाने की है। इसी योजना के तहत उन्होंने पिछड़े प्रदेशों को विशेष राज्य के दर्जा देने की बात कही है। नीतीश कुमार भले ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी सियासी हसरतें अब परवाज भरने लगी हैं। नीतीश कुमार को भरोसा हो चला है कि अगली बार जनता मोदी सरकार को नकार देगी और बीजेपी महज 50 सीटों पर सिमट जाएगी। ये कोई सही काम है? ये ये आप समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं, तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी लोग, विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। इस भरोसे पर नीतीश पहले उन दलों को लुभाने की कोशिश में हैं जो मौके बेमौके केंद्र सरकार का समर्थन करते नजर आते हैं, लेकिन एनडीए का हिस्सा नहीं है। लिहाजा नीतीश इनकी कमजोर नब्ज को थामने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर 2024 में हमें सरकार बनाने का मौका मिला
तो हम निश्चित रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा देंगे। जब यहाँ पर सरकार बनी 2005 के नवंबर में और दिसंबर में ही हमने तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नीतीश ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों पटना आए थे, उस वक्त भी उन्होंने बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन पीएम ने ऐसा नहीं किया। अगर बिहार को विशेष दर्जा दिया गया होता तो राज्य का और विकास हुआ होता। जिस ढंग से बिहार में लोगों को कोशिश हो रही है प्रलोभन देने की, उसमें तो साफ साफ बीजेपी का नाम आ रहा है। इससे उन सियासी दलों को नीतीश का संदेश माना जा रहा है जो एनडीए में नहीं है, लेकिन मौके बेमौके बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आते हैं। खास बात ये है कि बीजेपी के समर्थन देने वाले इन दलों में बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस भी शामिल है और ये दोनों दल अपने अपने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 2018 के पहले से ही राज्य को स्पेशल स्टेटस देने की मांग करते रहे हैं। इसी साल अगस्त में नीति आयोग की पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 7वीं संचालन परिषद की बैठक में नवीन पटनायक ने खुलकर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस देने की मांग उठा चुके हैं। उन्होंने इसी साल विजयवाड़ा के गन्नवरम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे ज्ञापन में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। जगन ने 2014 में राज्य के विभाजन के बाद प्रदेश को हुए भारी नुकसान का हवाला देते हुए विशेष दर्जा देने की मांग की। उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए विशेष राज्य के प्रावधान की जरूरत है। दरअसल बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और गोवा की राज्य सरकारें लंबे समय से केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने की मांग कर रही हैं। नीतीश कुमार बिहार के लिए कई बार ये मांग उठा चुके हैं। 2015 से पहले उन्होंने इस मांग को लेकर दिल्ली में एक बड़ी रैली भी की थी। दरअसल विशेष राज्य की मांग को लेकर ही टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने तो 2018 में एनडीए से नाता तोड़ लिया था और उनकी पार्टी मोदी सरकार से अलग हो गई थी। ऐसे में नीतीश कुमार के इस दाव को विपक्षी एकता के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। अगर ये राजनीतिक दल साथ आते हैं तो कम से कम 56 सीटों पर विपक्ष को फायदा होने के पूरे आसार हैं। साथ ही मोदी सरकार पर केंद्र को लगातार मजबूत करने और राज्यों को कमजोर किए जाने के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार विपक्ष के छाते में उन दलों को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं जो एकजुटता की कोशिशों से आमतौर पर दूरी बरतते रहे हैं। वहीं नीतीश ने आरजेडी के साथ बिहार में गठबंधन सरकार बनाने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को फोन किया। साथ ही कांग्रेस को सरकार में शामिल होने का न्योता भी दिया। सरकार बनने के साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 10 जनपद भेजा, जहां तेजस्वी ने नीतीश की जमकर पॉलिटिकल मार्केटिंग की। उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया। अब बीजेपी के लोग तय करें कि 40 सीट वाले को पीएम मटेरियल योग्यता मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री जी तो थके हुए मुख्यमंत्री हैं बिहार की, क्या दुर्दशा की है उन्होंने। अब दूसरी और तीसरी नंबर की पार्टी वो डिसाइड करें। जाहिर है कि नीतीश को पीएम बनाने की मुहिम में लालू यादव भी शामिल हैं। लेकिन नीतीश ने दिल्ली आकर राहुल गांधी से भी मुलाकात कर उनके साथ अपनी फोटो खिंचवाई। नीतीश की बिनाका टॉप मुस्कान बता रही है कि कांग्रेस से उनकी विपक्षी एकता की कोशिशों को हरी झंडी मिल चुकी है। इसके बाद दिल्ली प्रवास के दौरान नीतीश ने जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई नेता डी राजा से भी मुलाकात की। वाम मोर्चे नेताओं ने नीतीश की पहल का स्वागत भी किया है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुप्पी के बाद उन्होंने मेदांता अस्पताल जाकर मुलायम सिंह की मौजूदगी में विपक्षी एकता की मुहिम पर चर्चा की। तो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ओम प्रकाश चौटाला से भी मुलाकात की। इसके बाद किंग मेकर माने जाने वाले शरद पवार से भी विपक्ष की संभावनाओं को लेकर चर्चा की। तो सीपीआई एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य से मिलने उनके घर पहुंचे। इसके साथ ही जनता परिवार को एकजुट करने की मुहिम के तहत शरद यादव से मिलकर गिले शिकवे दूर करने की कोशिश भी की। ऐसा है कि नीतीश कुमार से बढ़िया चेहरा कोई नहीं है।
तो निश्चित तौर पर बाकी सब पार्टियों के बीच में भी सहमति चाहिए, जो आप ठीक कह रहे हैं। बहरहाल दिल्ली प्रवास के दौरान 10 राजनीतिक दलों के नेताओं को टटोलने के बाद नीतीश कुमार के हौसले और बुलंद हो गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार की हसरतों को पंख लगाने का काम तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पटना यात्रा के दौरान किया था। जैसा मैं कह रहा था, देश को पूरा प्राइवेट 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 बेचो इंडिया चल रहा है। ऐसे किताब नीतीश जी का भी मन है, मुझे भी उन्होंने आदेश दिया है, जितने भी विपक्षी दल है देश में सारे एकजुट होकर, ताकत जुटाकर, शक्ति जुटाकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए। तभी देश फिर से खड़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। नीतीश का कहना है कि उनकी ममता बनर्जी से भी बात हुई है, लेकिन ममता को कांग्रेस से एलर्जी है और नीतीश के लिए कांग्रेस मजबूरी, लिहाजा उन्हें प्रैक्टिकल होने का संदेश भिजवा दिया है। बावजूद इसके सवाल ये उठ रहा है कि क्या विपक्षी एकता का ये सपना साकार हो पाएगा, खासकर जब सीटों को लेकर दलों के आपसी हित टकराएंगे। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को बिन मांगे सलाह दे डाली है कि कांग्रेस को वही चुनाव लड़ना चाहिए जहां उसकी बीजेपी से सीधी टक्कर है। जाहिर है कि इस संभावित विपक्षी गठबंधन ने कांग्रेस के सामने शर्त रख दी है और कांग्रेस को शर्तों पर प्यार करना मंजूर नहीं। लिहाजा कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस की कीमत पर विपक्षी एकता मंजूर नहीं। जाहिर है कि विपक्षी एकता अब भी दूर की कौड़ी नजर आ रही है, क्योंकि राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित के लिए अपने निजी हित छोड़ने को तैयार नहीं है। अंशुमान त्रिपाठी, APN न्यूज। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर अगले आम चुनाव को मंडल बनाम कमंडल की ओर मोड़ने की तैयारी कर ली है। लेकिन नीतीश की राह इतनी आसान भी नहीं। उनकी पीएम बनने की हसरतें सामने आते ही विपक्षी एकता में दरार पड़ने की पूरी आशंका है। लेकिन नीतीश कुमार VP सिंह की तरह धुर विरोधी राजनीतिक दलों को साथ लाकर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो बहुत आसान नजर नहीं आता। और अगर विपक्षी एकता का ये सपना साकार होता भी है तो बनने वाली सरकार की दीर्घायु होने की आशा करना बेमानी है, क्योंकि अभी तक विपक्षी गठजोड़ से बनी सरकारों का हश्र बहुत अच्छा नहीं रहा है। विपक्षी एकता की असली दुविधा उन पार्टियों से है जिन्हें बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी परहेज है। इनमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सबसे अव्वल है। हाल ही में ममता बनर्जी ने कोलकाता की एक जनसभा में बीजेपी को हराने की बात कही। उन्होंने इसकी रणनीति बनाते हुए नीतीश, अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन का नाम लिया। उन्होंने कहा कि खेला पश्चिम बंगाल से शुरू होगा और हम सब बीजेपी को 100 सीटों पर समेट देंगे। এখন তো আমরা একসাথে, ওদিকে নীতিশ জি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা, সব এক হয়ে যাবে দেখবেন। আর 275 না 80 আর 300 নিয়ে গর্ব করে বেড়াচ্ছে তো। রাজীব গান্ধী সময় 400 ছিল। इससे पहले टीएमसी की बैठक में ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता को लेकर जिन दलों के नाम लिए उनमें कांग्रेस और वाम मोर्चा का जिक्र नहीं किया। साफ है कि ममता बनर्जी को नीतीश से परहेज नहीं, लेकिन कांग्रेस और वाम मोर्चा की खैर नहीं। वहीं एक कार्यक्रम में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करके धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बनने वाले गठबंधन से दूरी बनाए रखने का संकेत दे दिया। दरअसल नीतीश से पहले ममता विपक्षी एकता की पहल कर चुकी हैं। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में आने की मंशा जाहिर कर दी। साथ ही गरजते हुए पूछा कि कहां है कांग्रेस। इसी तरह आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस सख्त नापसंद है। हाल ही में पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए राहुल गांधी ही काफी हैं। कांग्रेस का मानना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए वहीं से चुनाव लड़ती है जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है।
दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी विपक्ष की जगह लेने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के मुकाबले मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा की हरियाणा से शुरुआत कर दी गई है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी ममता से पहले विपक्षी एकता की कोशिश कर चुके हैं, जो अभी राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए बेताब हैं, लेकिन उनकी कोशिशें बहुत रंग नहीं लाई। लिहाजा उन्होंने नीतीश को आगे करने का फैसला कर लिया, लेकिन पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार हिंदी बोलकर अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। एक ही बात आपको मैं जवाब देना चाहूंगा, हम जो इस बात में एकजुट है, इसको लेके हर संभव प्रयास करेंगे। कुछ ही दिनों में आपको इसका नतीजा देखने को मिलेगा। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने का भी ऐलान कर चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस का साथ नागवार गुजरा। अखिलेश यादव ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनसे विपक्षी एकता पर सवाल पूछने पर वो अपना दर्द बताने लगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी एकदम खामोश हैं, लेकिन ये साफ है कि उन्हें विपक्षी एकता की कोशिशों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शामिल होने पर एतराज है। अब भी बीएसपी के साथ 13% दलित वोट माने जाते हैं, लिहाजा मायावती किसी भी मुहिम में शामिल होने को उतावली नजर नहीं आती, बल्कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में वो एनडीए के पाले में खड़ी नजर आई। साथ ही वो कांग्रेस की आलोचना का कोई मौका नहीं छोड़ती। राहुल गांधी ने कुछ महीने पहले कहा था कि कांग्रेस ने मायावती को यूपी में मुख्यमंत्री बनने के लिए गठबंधन का प्रस्ताव दिया था। इस पर मायावती ने राहुल को अपना घर संभालने की नसीहत दे डाली थी। शुरू से कांग्रेस पार्टी हर लोहे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और अब तो खिसियाने के लिए खंबा नीचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उठा रहे हैं। इसी तरह AIMIM के ओवैसी भी विपक्षी एकता को लेकर खामोश हैं। उनकी सियासत देश में मुस्लिम वोट बैंक खड़ा करने की है, लिहाजा बिना शर्त किसी भी मुहिम से जुड़ने की उनकी उम्मीद कम ही है। बल्कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां उन्हें बीजेपी की बी टीम मानती है, क्योंकि यूपी समेत कई राज्यों में विपक्षी उम्मीदवारों की हार की वजह AIMIM की वजह मानी जाती है। कुल मिलाकर विपक्षी धड़ा भी बटा हुआ है। सच्चाई तो ये है कि इनमें से कई दल ऐसे हैं जिन्हें बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस से ज्यादा परहेज है। ऐसे में विपक्षी एकता एक सपने की तरह ही नजर आ रही है। अंशुमान त्रिपाठी, APN। तो एक तरफ पिछले 8 सालों से सत्तारूढ़ राजनीतिक दल बीजेपी के सामने सत्ता विरोधी लहर का खतरा खड़ा हो रहा है, जिसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है। लेकिन विपक्षी दलों को एक दूसरे से एलर्जी इस कदर है कि एकता की बात बेमानी लगती है। कई विपक्षी पार्टियां किसी भी हद तक जाकर कांग्रेस से परहेज करती हैं, जिनमें ज्यादातर वो दल हैं जो कांग्रेस से अलग हुए नेताओं के बनाए क्षेत्रीय दल हैं। वहीं कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को लेकर गुरेज है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विपक्षी एकता का सपना पूरा हुए बगैर इन दलों के नेता देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों या फिर के चंद्रशेखर राव हों। अगर एनसीपी नेता शरद पवार की माने तो ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ विपक्षी एकता के लिए काम करने को तैयार हैं। पवार तो यहां तक कह रहे हैं कि ममता पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ अपने कड़वे तजुर्बों को भी भूलने के लिए तैयार हो चुकी हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी ने आरएसएस की हाल में तारीफ करके
कथित धर्मनिरपेक्ष दलों से अपनी दूरी बढ़ा ली है। ऊपर से उन्होंने ये भी कह दिया कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के लिए पीएम मोदी को दोष नहीं दिया जा सकता। तृणमूल के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने भी इस बयान के मायने ममता से ही जानने को कहा है। साफ है कि ममता की दुविधा अभी खत्म नहीं हुई है। बहरहाल विपक्षी एकता अब भी एक सपने के माफिक है, जिसका हकीकत से बहुत रिश्ता नजर नहीं आता। ये एक तरह का ऐसा आदर्शवाद है जो मौका परस्ती की बुनियाद पर खड़ा होता है। अभी तक गठजोड़ के भीतर एक दूसरे को नीचा दिखाने और मुनाफा कमाने की होड़ देखी गई है। तीसरे मोर्चे की सरकार को समर्थन देने वाली कांग्रेस ने लंबी उम्र नहीं जीने दी, तो यूपीए गठबंधन के दौरान सहयोगी दलों के मंत्रियों के घोटालों का खामियाजा कांग्रेस आज तक भुगत रही है। कुछ विपक्षी दल ऐसे भी हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजनीति को लेकर कोई गलतफहमी नहीं है। वो खुद को अपने प्रदेशों में मजबूत रखने के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार का मुद्दों के आधार पर समर्थन करती रही हैं। लेकिन ये दल बीजेपी के एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार इन दलों पर डोरे डाल रहे हैं, लेकिन इन्हें विपक्षी एकता की मुहिम से जोड़ना काफी मुश्किल माना जा रहा है। इन्हें विपक्षी एकता की मुहिम से जोड़ा जाना एक ऐसे ही है जैसे मजाक में लोग कहते हैं कि कई तीतर और बटेर को एक साथ तोलना। इनमें ओडिशा के बीजेडी सरकार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी शामिल हैं। इन दलों में मायावती की बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी है। और ओवैसी की राजनीति जहां देश में मुसलमानों को अलग से वोट बैंक बनाने की है, जो काफी हद तक बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, तो मायावती को कांग्रेस से परहेज है, क्योंकि कांग्रेस अनुसूचित जाति के वोट बैंक को वापस पाने की जुगत में है। बहरहाल एक तरफ गैर कांग्रेस विपक्षी खेमा है, तो दूसरी तरफ गैर कांग्रेस गैर बीजेपी विपक्षी खेमा। इस नजरिए से देखा जाए तो विपक्ष 3 खेमों में बटा हुआ दिखता है, और इसीलिए कहा जाता है कि विपक्ष को एक करना मेढक तौलने जैसा है। विपक्षी एकता की बड़ी समस्या वो राजनीतिक दल हैं जो बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए में शामिल हुए बगैर मोदी सरकार की नीतियों को समर्थन देती है। उनमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की आईएसआर कांग्रेस शामिल है। नवीन पटनायक हमेशा से ही ओडिशा की राजनीति तक अपनी पार्टी को सीमित रखने की हिमायती रहे हैं। 21 लोकसभा सीटों वाले ओडिशा में विपक्ष अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। नवीन पटनायक की लोकप्रियता की वजह से विपक्ष उन्हें साथ जोड़ने की हर संभव कोशिश में है। हाल ही में मुंबई में मेक इन ओडिशा के तहत मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निवेशकों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। समझा जाता है कि इस दौरान शरद पवार से उनकी मुलाकात हुई है। हालांकि इस यात्रा के सियासी मकसद को खारिज किया जा रहा है, लेकिन बीजेडी और एनसीपी उड़ीसा में सहयोगी पार्टी रही है। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की आने वाले दिनों में नवीन पटनायक से उड़ीसा में मुलाकात तय मानी जा रही है। इससे पहले दिल्ली प्रवास के दौरान नवीन ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से भी मुलाकात की थी। दरअसल राज्य में नवीन के मोदी सरकार के लिए नरम रुख रखने के बावजूद बीजेपी ने बीजेडी के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। पार्टी राज्य में अपना संगठन मजबूत कर रही है और आने वाले दिनों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उड़ीसा के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में समझा जा रहा है कि शरद पवार, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार और शरद पवार से मुलाकात के जरिए बीजेपी को संदेश देना चाहते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में मोदी सरकार के साथ खड़े हुए। आंध्र प्रदेश में 25 में से 22 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। हालांकि जगन को विपक्षी गठबंधन में शामिल करना आसान नहीं है, क्योंकि वाईएसआर सीपी बीजेपी का साथ लेकर आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ना चाहती है।
लेकिन जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से संभावित मुलाकात की खबरों के बीच दोनों पार्टियों के करीब आने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की प्रदेश इकाई जगन मोहन को निशाना बनाने से भी नहीं चूक रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम अन्न गरीब कल्याण योजना का अनाज वितरित न होने को लेकर जगन सरकार को निशाने पर लिया था। उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सोमू वीर्राजू ने राज्य की राजनीति में भूचाल आने की आशंका जताई थी। लेकिन ये भी सच है कि उसके बाद पिछले 3 महीने में जगन मोहन रेड्डी पीएम मोदी से 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। वहीं टीडीपी 2024 में आंध्र प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता की कोशिश में बहुत पहले नाकाम हो चुके चंद्रबाबू नायडू की अब कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में विपक्षी एकता की बात दूर की कौड़ी नजर आती है। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। जब विपक्षी एकता की बात हो तो लगातार घट रही कांग्रेस ही सही मायने में अब भी प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है। कांग्रेस का जनाधार पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। ऐसे में कांग्रेस को साथ लिए बगैर एकता की कोई भी कोशिश बेहद कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस के साथ यूपीए में शामिल दलों का यही मानना है, लिहाजा कांग्रेस और यूपीए गठबंधन को मुहिम में शामिल किए बगैर विपक्षी एकता का सपना पूरा होना आसान नहीं दिखता। आइए देखते हैं कांग्रेस और यूपीए की विपक्षी एकता और अगले आम चुनाव को लेकर क्या रणनीति है। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन से जोश में भरी कांग्रेस को फिलहाल विपक्षी एकता में बहुत दिलचस्पी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के मजबूत हुए बगैर विपक्षी एकता की कल्पना नहीं की जा सकती। It is India's oldest political party and the world's second oldest political party, the Indian National Congress. So we are doing this yatra, भारत जोड़ो यात्रा। दरअसल कांग्रेस को यूपीए गठबंधन के दलों से मिल रहे समर्थन की भी वजह से फिलहाल विपक्षी एकता की कोशिशों में शामिल होने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, बल्कि बताया जाता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गठबंधन सरकार में शामिल नीतीश कुमार की कोशिशों को लेकर भी सकारात्मक जवाब ही दिया है। नीतीश कुमार भी कांग्रेस को साथ में लेकर ही विपक्षी एकता की कोशिशों में जुटे हुए हैं। बल्कि खबर ये भी है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर भावी रणनीति का खाका खींचेंगे, लेकिन मुश्किल सीटों के तालमेल को लेकर खड़ी होने के आसार है। इसीलिए आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें 2019 की गलती नहीं दोहरानी चाहिए। दरअसल 2019 में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को गठबंधन की अगुवाई करने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन स्थानीय नेताओं के विरोध की वजह से राहुल गांधी ने इसे खारिज कर दिया था। अब मुलायम सिंह यादव से मिलकर निकले नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव को यूपी में विपक्षी एकता की बागडोर सौंपने को कहा था। समझा जा रहा है कि सोनिया से हरी झंडी लिए बगैर नीतीश ऐसा ऐलान नहीं कर सकते। अगर किया हो तो कांग्रेस को ये ऐलान कितना रास आएगा कहा नहीं जा सकता। दरअसल समझा ये भी जा रहा है कि जो झारखंड और तमिलनाडु में कांग्रेस के गठबंधन का फॉर्मूला रखा है, वही फॉर्मूला सभी राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ अपनाने की भी बात कही जा रही है। वहीं सहयोगी दल भी विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को तरजीह दिए जाने की जरूरत समझ रहे हैं। आरजेडी, डीएमके, एनसीपी और शिवसेना ने ममता बनर्जी और के चंद्रशेखर राव को ये बात जाहिर कर दी है, लेकिन इंडियन लोकदल के नेता ओम प्रकाश चौटाला को कांग्रेस का साथ लेने में हिचक हो रही है।
चौटाला हरियाणा में विपक्षी दलों की रैली करने जा रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस रैली में हिस्सा लेती है या नहीं। वहीं लेकिन हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही आम आदमी पार्टी को लेकर पार्टी का क्या रुख होगा ये साफ नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का जमकर विरोध करते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास खुद को मजबूत करने के सिवा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि वो देख चुकी है कि बिहार को आरजेडी के हवाले करने का हश्र क्या हुआ है। वहीं लगातार कमजोर पड़ते जाने के कारण पार्टी में बगावत के हालात भी बन चुके हैं। G23 के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, तो अब भी कई नेता अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा हर मर्ज की दवा साबित होगी। शीर्ष नेतृत्व मजबूत होगा तो जनाधार भी वापस लौटेगा। जनाधार वापसी से क्षेत्रीय दलों की सौदेबाजी पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। अंशुमन त्रिपाठी, APN। हालांकि कांग्रेस और उसके यूपीए गठबंधन के लिए भी अगले आम चुनाव की राह आसान नहीं है। जहां बीजेपी माइक्रो लेवल पर समाज के विभिन्न समूहों से अलग अलग संपर्क कर रही है और उनके हितों की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस अब भी सर्व समावेशी राजनीति के साथ सबको साथ लेकर चलने पर भरोसा कर रही है। लेकिन जात और धर्म की लगातार ऊंची होती चार दीवारियों में कैद भारतीय मतदाताओं तक कांग्रेस की आवाज कहां तक और कब तक और कितना पहुंच पाएगी, ये कहना मुश्किल है। अगर विपक्षी एकता महज एक सपना है, तो सवाल ये भी है कि फिर नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव जैसे अनुभवी नेता आखिर ऐसी कोशिशों में क्यों जुटे हुए हैं जो पूरा ही नहीं हो सकता। दरअसल सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष दोनों के सामने चुनौतियों के पहाड़ हैं। बीजेपी को अपने मतदाताओं की नाराजगी दूर करना बड़ी चुनौती नजर आ रही है, तो इन नाराज वोटरों को साथ लाना और बंटने न देना विपक्ष की चुनौती है। आइए समझते हैं 2024 के आम चुनाव के पहले सरकार और विपक्ष के सामने की चुनौतियां क्या हैं और क्या यही चुनौतियां उनके आशावाद की हकीकत भी है। दो 2024 में सत्ता के रास्ते में विपक्ष के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो एकजुट होने की है। अगर एकजुट हो भी गए तो सीटों के बंटवारे को लेकर खासी जद्दोजहद होने का अंदेशा बरकरार है। इन दो चुनौतियों से निपटने के बाद भी विपक्ष की राह आसान नजर नहीं आती। सवाल विपक्षी मोर्चे के नेतृत्व का भी है। अगर मोर्चे के संयोजक का नाम तय भी हो जाता है तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए कई नाम हैं। नीतीश के अलावा ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जिनमें से प्रमुख हैं। संभावना है कि पीएम पद की दावेदारी पार्टियों को मिलने वाली सीटों के आधार पर तय की जाएगी, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरने पर भी क्षेत्रीय क्षत्रपों को पार्टी के पीएम पद की दावेदारी कितनी रास आएगी, ये कहना मुश्किल है। हालांकि राहुल गांधी खुद को सत्ता के लिए अनिच्छुक बता रहे हैं, लेकिन सरकार में शामिल हुए बगैर कांग्रेस के मजबूत होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। वहीं ऑपरेशन लोटस जैसे तरीकों से विधायकों को तोड़ना भी आसान हो जाएगा। बीजेपी पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स समेत केंद्रीय एजेंसियों के जरिए दबाव डाले जाने का भी आरोप लग रहा है, जिसकी वजह से मायावती, जगन मोहन रेड्डी समेत कई नेता विपक्षी छाते में आने से कतरा रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय दलों की रजामंदी से अगर पीएम पद का दावेदार तय किया जाता है तो ये भी तय है कि जिसका नाम पहले उछाला जाएगा उसकी संभावनाएं उतनी ही कम हो जाएंगी। इसलिए नीतीश कुमार खुद को पीएम पद का दावेदार होने से इनकार कर रहे हैं। वहीं अगर अरविंद केजरीवाल गुजरात में कामयाब हो जाते हैं तो नीतीश की दावेदारी पर ग्रहण लगना तय है। चुनाव बाद भी निजी हितों के मद्देनजर नए सिरे से खेमेबंदी होना भी तय है। यूपीए और एनडीए दोनों तरफ मोल भाव के हिसाब से पार्टियां पोस्ट पोल अलायंस करने से बाज नहीं आएंगी। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने भी हाल ही में इसी तरह के संकेत दिए हैं। तो केजरीवाल इस मसले पर अपनी रणनीति का खुलासा करने को तैयार नहीं है, लेकिन असली दिक्कत चुनाव जीतने की है, क्योंकि विपक्ष के लिए धर्म और जाति में बटे मतदाताओं को अपने पक्ष में करना आसान नहीं है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि बुनियादी मुद्दे की बजाय संसदीय चुनाव में भावनात्मक मुद्दे मतदाताओं को ज्यादा प्रभावित करते हैं।
वहीं बीजेपी लगातार एक के बाद एक कदम उठाकर मतदाताओं के बीच ध्रुवीकरण बढ़ाने की कोशिश में है, तो ज्यादातर राजनीतिक दल हिंदू वोट घटने के डर से हिंदुत्व के सवाल पर कन्नी काट रहे हैं। 2024 के पहले होने वाले विधानसभा चुनाव भी अगले आम चुनाव के रुख पर असर डाल सकते हैं। हिमाचल और गुजरात में बीजेपी अपनी सरकारें बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो अगले साल कर्नाटक और त्रिपुरा में चुनाव होने हैं। त्रिपुरा में बीजेपी की चुनी हुई सरकार जरूर है, लेकिन कर्नाटक और एमपी में ऑपरेशन लोटस से बनाई गई सरकारें हैं। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कर्नाटक के बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस अपने गढ़ नहीं बचा पाई तो भी इसका आम चुनाव पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। यही चुनौतियां बीजेपी के सामने भी हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद मोदी सरकार की लोकप्रियता पहले के मुकाबले घटने का अंदेशा है। वहीं महंगाई और बेरोजगारी युवा मतदाताओं के लिए बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मोदी सरकार को 2014 में बीजेपी समेत 24 दलों का समर्थन हासिल था, जो घटकर आज 15 पार्टियां रह गई हैं। लेकिन इसमें से 5 का लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो एनडीए में शामिल उत्तर पूर्व की छोटी छोटी पार्टियों की इक्का दुक्का सीटें हैं। ऐसे में क्षेत्रीय दलों का विपक्षी मोर्चा बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। तीसरी बात यह है कि बीजेपी को पिछले चुनाव में मिली 303 सीटों को अधिकतम माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी 350 का आंकड़ा पार करने का दावा कर रही है, लेकिन जानकारों का मानना है कि मौजूदा हालात में अब आंकड़ा घटने का अंदेशा है। वहीं बीजेपी दक्षिण भारत में खुद को मजबूत कर सत्ता में बने रहने की रणनीति अपना रही है। आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में उसका खाता नहीं खुला है, तो तेलंगाना में महज 4 सीटें मिली हैं। इन 5 राज्यों की 130 सीटों में बीजेपी खुद को मजबूत करने की फिराक में है। इसीलिए बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन पैदा हुए बच्चों को 2 ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान कर खुद ही रेवड़ी कल्चर में एक नई शुरुआत कर दी है। लेकिन कांग्रेस ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कांग्रेस रास्ते में पड़ने वाली 371 सीटों में से पिछले आम चुनाव में कुल 37 सीटें ही पा सकी थी, लेकिन यात्रा को मिल रहे जन समर्थन ने बीजेपी के माथे पर लकीरें खींच दी हैं। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। विपक्षी एकता एक सपना ही है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो विपक्ष खुद बटा हुआ है वो बीजेपी सरकार से नाराज मतदाताओं को एकजुट कैसे कर सकेगा, ये असंभव सा प्रतीत होता है। जहां बीजेपी अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ठोस कदम लगातार उठा रही है, वहीं ये क्षेत्रीय दल राष्ट्र हित के बजाय निजी हितों को तरजीह देने में यकीन कर रहे हैं। ऐसे में देश में एक मजबूत विपक्ष की उम्मीद दिनों दिन कम होती जा रही है और किसी भी लोकतंत्र के लिए विपक्ष का कमजोर होना उस देश के लिए सौभाग्यजनक नहीं माना जाता। तो हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि विपक्ष अपने तमाम मतभेदों को, मनभेदों को भुलाकर एक हो जाएगा और कम से कम सत्ता में आ पाए या ना आ पाए एक मजबूत प्रजातंत्र को बनाने में अपना सहयोगी रुख जरूर निभाएगा। इसी उम्मीद में आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।